हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पुनीत शर्मा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर आईपी यूनिवर्सिटी, एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऑल इंडिया एंट्रेंस रैंक 55th और 2 साल के अंदर 6 मेंस और 3 इंटरव्यूज अपेयर करे हैं, 2 स्टेट के, राजस्थान और एमपी। फिर मास्टर्स करा है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से और ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट टॉपर एज वेल एज एकेडमिक टॉपर, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ होल्डर ऑल इंडिया लॉ में। हम अपने इस चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं, एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली करते क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं और आखिरी में ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। फिर डेली 2 वीडियोस हर सब्जेक्ट पे आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी। आप ये सब अगर मिस नहीं करना चाहते और अपडेटेड रहना चाहते हैं, देयरफॉर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिले कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कितना आंसर लिखना है और कॉन्सेप्ट को तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप कम समय में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें। साथ में फ्री नोट्स अवेलेबल होंगे हमारी साइट www.vidhimentora.com पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप कॉन्सेप्ट के फ्री नोट्स भी ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का टॉपिक है, करंट सेमेस्टर्स में आपके आने वाला है। डीयू में आप देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन आया, 2019 में इसका क्वेश्चन आया, 2017 में इसका क्वेश्चन आया, एज वेल एज आईपी यूनिवर्सिटी में 15, 17, 2018 हर साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, सिचुएशन बेस्ड भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, लेकिन डीयू में स्पेसिफिक क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा जनरली। अब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, मैं आपको हिंट बता दूं, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस एनालिसिस करा। इन 4 तरीकों से ही आपका इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको अपने पेपर में ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग दिख गया, ये वर्ड्स दिख गए इस्तेमाल होते हुए, तो समझ जाना आपको जो आंसर लिखना है वो इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी पे ही लिखना है। पहला तरीका है पूछने का कि एनजेसी एक्ट 99th अमेंडमेंट से जो आया था उसकी वैलिडिटी बताइए। फिर ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आप बताइए क्या प्रोविजंस हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे नोट लिखिए, कोलिजियम सिस्टम पे नोट लिखिए। पूछने के तरीके अपने हैं, लेकिन सबका जवाब एक भी है, एक ही जवाब है, इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी पे हमें आंसर लिखना है, पूरा आंसर। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है और यही पूछने के इसके तरीके हैं। अब पहली बात तो ये समझिए भाई, इस टॉपिक को समझने से पहले इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी, तो भाई पहले आप ये समझिए, ये जो सवाल है ना कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बेसिस क्या है, पहले हमें ये समझना है। ये सवाल की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये सवाल रेलिवेंट है। क्योंकि एक बात समझिए, अगर किसी घर में ये डिसाइडेड नहीं है ना कि घर के 2 बेटे हैं, कौन बड़ा कहलाया जाएगा और किसकी चलेगी और कौन बड़ा भाई है, अगर ये बात डिसाइडेड नहीं है, उस घर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, लड़ाइयां रहेंगी। सेम सिचुएशन इंडिया में है। कैसे? अगर हम यूएस को देखें ना, वहां पे बड़ा क्लियर है, स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि घर का बड़ा भाई है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप इंग्लैंड में आ जाइए,
इंग्लैंड में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि सबसे कि घर का बड़ा भाई कौन है? लेजिस्लेचर, हाउस ऑफ लॉर्ड, आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकती। अब बात आ गई हमारे देश की, इंडिया की। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन क्लियरली कोई डिफाइनेशन नहीं है, कहीं ये डिफाइन नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन में कि घर का बड़ा भाई कौन है, पार्लियामेंट या जुडिशरी। देयरफॉर हमेशा हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव चाहती है जुडिशरी को दबाना, जुडिशरी चाहती है अपने जुडिशियल रिव्यू के नाम पे इनसे ऊपर जाना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर हमेशा रहता है। तो इसीलिए सवाल अराइज होता है हमारे देश में, क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी का, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आपको सवाल का ओरिजिन पता चल गया कि ओरिजिन का सोर्स क्या है, कि पावर स्ट्रगल है और डिफाइंड नहीं है कि पावर किसके हाथ में है। तो पेपर में सबसे पहले आपने ये बताना है इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी क्यों, वाई जुडिशरी नीड टू बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में एक, देखो, स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है आपका जुडिशरी। तीनों ऑर्गन में से हम ये मानते हैं कि अगर जुडिशरी इम्पार्शियल होगी और इंडिपेंडेंट होगी तो वो ज्यादा लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर पाएगी और लोगों को न्याय दिलवा पाएगी बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। If judiciary will be independent, then it can easily protect the rights of the individuals of the country as well as provide justice to the individuals of the country. आप बिना डरे किसी ना किसी संस्था के पास जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं न्याय के लिए। जैसे आप देखते होंगे रेप केसेस होते हैं जिसमें बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे इन्वॉल्व हों, या बड़ा बाहुबली है उसके बेटा कोई इन्वॉल्व है, कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, जुडिशरी के पास जाते हो, कि आपको पता है वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम करेंगे। इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है अगर हमें लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और लोगों को जस्टिस डिलीवर करना है। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इस बात को समझते हुए, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस जिसमें ये बताया गया है कि जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। कैसे? टेन्योर, जो भी टेन्योर होगा जजेस का, उसकी सिक्योरिटी है। आपको अपने टेन्योर से पहले, अगर आपका 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल का कार्यकाल है, तो किसी जज को अपनी ड्यूरेशन, जो उसका टेन्योर ऑफ पीरियड है, उसको जो टेन्योर है जॉब का, उससे पहले रिमूव नहीं करा जाता है एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट का ऑर्डर लाने से पहले भी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ये कहते हुए कि ये जो जज है इसका जो मिसबिहेव करा है या इनकैपेसिटी है इसको रन करने की ऑफिस को। तो पहले दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा, उस बिल को प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा जब भी जज का टेन्योर खत्म होगा वक्त से पहले, वरना नहीं होगा। तो प्रोसीजर बड़ा मुश्किल है जज को हटाने का। तो ये किस बात की श्योरिटी देता है कि जज को सिक्योरिटी है कि भाई वो काम बिना डर के कर सकता है। फिर जो तनख्वाह है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो फिक्स करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि सैलरी दी कहां से जाएगी। सेकंड शेड्यूल स्पेसिफाई करता है कि सैलरी दी जाएगी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो सैलरी कहां से दी जाएगी और कितनी दी जाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। आपने लेजिस्लेचर के ऊपर इस बात को नहीं छोड़ा। प्लस जजेस की सैलरी कभी ऑल्टर्ड नहीं होगी, मतलब चलते हुए कार्यकाल में उनकी सैलरी कम ज्यादा नहीं करी ज्यादा तो हो सकती, कम नहीं करी जाएगी, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के कभी भी जजों की सैलरी आप घटा नहीं सकते हो। फिर आर्टिकल 50 डीपीएसपी ने स्टेट को बोला है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहे, ये भी बताता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 121 में ये बोला गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को लेके कभी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होगी, एक्सेप्ट अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन आया है तो वो तो आप डिस्कशन कर सकते हो, वरना कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को लेके पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होगी, आर्टिकल 121 बताता है। फिर 138 आर्टिकल 138 पार्लियामेंट को ये पावर तो देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकता है, लेकिन पावर्स को घटाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 124 क्लॉज 7 ये स्पेसिफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपना टेन्योर खत्म होने के बाद किसी और कोर्ट के आगे हिंदुस्तान में कभी भी प्लीड नहीं करेगा, ना कोई प्रैक्टिस करेगा। तो यही दिखाता है कि जज जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई उनके आदेश, कोई भी उनके डायरेक्शन को, कोई इंसान या कोई भी जिसको डायरेक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा, उनके डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकती है। मतलब उनको किसी को देखने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को कि भैया देखो हमारी बेइज्जती हो गई है तो आप हमें आके बचाओ, नहीं, अपने आप में वो बहुत हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर जजेस ऑफ, मेन चीज जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, यहां से आपका क्वेश्चन टर्न होगा कि मेन आंसर शुरू होगा कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी जो अपॉइंटमेंट का इशू है ना, वो सोल डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अनगाइडेड डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पे नहीं छोड़ा गया है। मतलब पूरी पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दी गई, रेदर कॉन्स्टिट्यूशन में 121 क्लॉज 2 में ये बोला गया है, 124 क्लॉज 2 है, 124 क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब भी अपॉइंटमेंट करनी है जजेस की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करना पड़ेगा जजेस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की अपॉइंटमेंट होगी। अब मेन इश्यू यही है कि भैया अब यहां से आपको ना दो चीजों पे फोकस करना है पेपर के हिसाब से, कि ये जो कंसल्ट करना है, मतलब प्रेसिडेंट को जजेस से बात करनी है, सलाह मशवरा करना है। तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसल्टेशन। दूसरा, अगर आपने सलाह मशवरा कर लिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी से सलाह मशवरा कर लिया, लेकिन सलाह मशवरा करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद चलेगी किसकी, जुडिशरी की चलेगी या प्रेसिडेंट की चलेगी? दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था। तो ये दो सवालों को लेके हम गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एक पहला केस आया जजेस केसेस अपॉइंटमेंट को लेके, जिसको कहा जाता है जजेस ट्रांसफर केस 1 एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता, सिर्फ कंसल्टेशन मींस कंसल्टेशन कि आपको सिर्फ सलाह मशवरा करना है, कंकरेंस नहीं है। और उस कंसल्टेशन से जो भी फैसला निकलेगा, तो एग्जीक्यूटिव वाज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द जजेस। जजेस ने कुछ भी एडवाइस दी हो, मानने के लिए मजबूर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव बाइंड नहीं है जजेस की एडवाइस मानने के लिए। तो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि घर का बड़ा भाई जो है आपका एग्जीक्यूटिव है। फिर इसके बाद ये चीज चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड एसोसिएशन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, इसको कहते हैं जजेस ट्रांसफर केस 2।
9 जजेस बेंच बैठी थी। 7/2 की मेजोरिटी से एसपी गुप्ता वाले केस को ओवररूल कर दिया गया और ये बोला गया कि जो ये बोला गया था एसपी गुप्ता में कि एग्जीक्यूटिव जजेस के ओपिनियन से बाइंड नहीं है, ये बात गलत है। रेदर ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन प्राइमेसी, मतलब सुप्रीमेसी दी जाएगी और जो चीफ जस्टिस ने बोला है, जो ओपिनियन दिया है, उसी को ऊपर रखा जाएगा। इनडायरेक्टली जजेस ने जो ओपिनियन दिया है वही फॉलो करा जाएगा। इसको कहते हैं जजेस ट्रांसफर केस 2। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया थोड़ा सा हिंदुस्तान में, इसको सॉल्व करा गया तीसरे वाले केस में, जिसका नाम है जजेस ट्रांसफर केस 3। पॉपुलर नेम तो इसका यही है, लेकिन ओरिजिनल नाम है इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मींस एक ऐसा केस, इन रे का मतलब होता है वो केस जिसको प्रेसिडेंट ने खुद रेफर करा ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया और फिर से 9 जजेस बेंच बैठी, 9 जजेस बेंच बैठी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, 9 जजेस बेंच बैठी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला दिया कि कंसल्टेशन जो करी जाएगी ना चीफ जस्टिस के साथ, तो फर्दर चीफ जस्टिस क्या करेगा, उस मैटर को कंसल्ट करेगा और जजेस के साथ, फिर सहमति से कितने जजेस होने चाहिए, इसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। चीफ जस्टिस प्लस मस्ट कंसल्ट विद द 4 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस मिलके बनाते हैं कोलिजियम सिस्टम। और ये सब मिलके जब एक फैसला देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, वो ओपिनियन बाइंडिंग होगा। अगर सिर्फ चीफ जस्टिस ने बिना सलाह करे बाकी 4 जजों से कोई अपना ओपिनियन दे दिया, वो बाइंडिंग नहीं होगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर। रेदर चीफ जस्टिस को हमेशा कंसल्ट करनी है कोलिजियम के साथ, अपने अदर 4 जजेस के साथ मिलके, और जब भी वो फैसला बाइंडिंग होगा। और इसमें एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग देखो लिखा है, सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेशन प्रोसेस और रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड द गाइडलाइंस ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो कोलिजियम सिस्टम से सलाह देके जो फैसला होगा वो ही बाइंडिंग होगा। इसमें एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हाँ, दैट इफ 2 जजेस, अगर कोलिजियम सिस्टम कितना हो गया 5 जजेस का, टोटल 5 जजेस हो गए, 5 में से अगर 2 जजेस भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं किसी अपॉइंटमेंट को लेके कि नहीं इस बंदे को अपॉइंट नहीं करना, 5 में से अगर 2 लोगों का एडवर्स ओपिनियन है कि इस बंदे को अपॉइंट नहीं करना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड नॉट सेंड हिज रिकमेंडेशन टू दी प्रेसिडेंट। तो 5 में से कम 4 तो सहमत होने चाहिए, जब भी वो ओपिनियन रेफर करा जाएगा प्रेसिडेंट को, वरना नहीं होगा। 5 में से 4 लोग तो सहमत होने चाहिए। अगर 5 में से 3 ही है और 2 ने अपना एडवर्स ओपिनियन दिया है, तो फिर आप उस ओपिनियन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं भेज सकता प्रेसिडेंट के पास। अब इसके बाद हुआ क्या, जब ये सब सिस्टम चल रहा था कि इन्होंने देखा कि यार 4-5 जज बैठते हैं, 5 जजेस बैठते हैं, अपने आप अपनी लॉबी के हिसाब से अपना फैसला दे देते हैं कि इसको अपॉइंटमेंट करी जाए, और हमें माननी पड़ती है कि उसने बोला है कि भैया चीफ जस्टिस के ओपिनियन को प्राइमेसी दी जाएगी, एग्जीक्यूटिव को मानना है। तो इसको ना इंटरफेयर करने के लिए, प्रेसिडेंट जुडिशरी में इंटरफेयर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ने क्या करा, लेजिस्लेचर ने क्या करा, उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें क्या था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें क्या था, एक एक्ट आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनी, जिसने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 99th अमेंडमेंट से, कमीशन बनी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट देखेगी जजेस की।
इस कमीशन में था क्या बेसिकली, इस कमीशन में ये बोला गया था कि इस कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे, चेयरमैन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर उसके अलावा 2 और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो इसके मेंबर होंगे, फिर जो आपका यूनियन मिनिस्टर है लॉ और जस्टिस के, लॉ और जस्टिस का जो आपके यूनियन मिनिस्टर होंगे वो आपके इसके कमेटी के मेंबर होंगे, साथ में 2 लोग और इस कमेटी का मेंबर होंगे जिनको कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर जिन 2 लोगों का नाम देंगे वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोगों की कमेटी हो गई। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट थी 99th अमेंडमेंट, ये जाके चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में 2016 में, ये चैलेंज हुई 2016 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस लैंडमार्क केस में कि ये जो एनजेसी कमीशन बनाई, ये जो एनजेसी एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पार्लियामेंट बेसिकली क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा था, उसके फीचर्स बताए थे, तो उसमें हमने ये कहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन ये जो कमीशन बनाई गई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए, उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर रहा है। कैसे, जो 2 एमिनेंट लोग हमने बोला कमेटी बनेगी, वो कमेटी में कौन होगा, प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलके। तो ये लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस, लेजिस्लेचर की इंटरफेरेंस है कि हमारे जुडिशरी में इंटरफेयर करना। प्लस आप यूनियन मिनिस्टर को जो बिठा रहे हो, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर वाज ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्लस इस चीज से हमारा क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हमारा स्टैंड है, कुछ भी हो जाए, पार्लियामेंट कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। और ये वाली अमेंडमेंट करके सुप्रीम लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं करा, उन्होंने बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को ही छेड़ दिया। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, का एक पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी, देयरफॉर बेसिक स्ट्रक्चर से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम इस ग्राउंड पे आपके एनजेसी एक्ट को गिरा रहे हैं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला, अब प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में क्या है, कोलिजियम सिस्टम का ओपिनियन ही प्रिवेल करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चीफ जस्टिस अकेले कोई ओपिनियन प्रेसिडेंट को नहीं दे सकता, रैदर हमेशा चीफ जस्टिस को ओपिनियन अपना कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू कोलिजियम से बात करके ही कोई सलाह देनी है। सिंगल ओपिनियन, सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस विदाउट कंसल्टेशन प्रोसेस फॉलोइंग विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यहां अभी भी कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। एनजेसी एक्ट आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है और इस चीज से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस हो रही है और इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, शुरुआत हमेशा ऐसे ही करनी है, पहले इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी, फिर आपने लिखना है क्या कहते हैं प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस, कि हमारे क्या क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। फिर आना है ट्रांसफर ऑफ जजेस पे, उसके केसेस बताने हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है जो मैंने अपना पीपीटी में करा। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्प हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाएं। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमें लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।